मैं पुनः फिर से सारे साथियों से आग्रह करूंगा कि फिर से जुड़ जाएं। हमारे बीच आज गरिमामय उपस्थिति आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता जी का यहाँ हुआ है। मैं चाहूंगा तालीम जाके सम्मानित किया जाए। और ये पीपुल्स फ्रंट दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है ICTO है, ICTO। दूसरे कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है सुरेंद्र पंचाल साहब, उनका सम्मान किया जाए। हमारे साथ उपस्थित हैं अभी रोहित कुमार जी पत्रकार, उनका सम्मान किया जाए। RK मौर्य जी का सम्मान किया जाए। अनिल सिंह जी का सम्मान किया जाए और अमन खान साहब का सम्मान किया जाए। श्री रमन झा साहब का सम्मान किया जाए। धर्मेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान किया जाए। बबलू कुशवाहा जी का सम्मान किया जाए। RP यादव जी का सम्मान किया जाए और बहुत सारे साथी हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो विषय है, आज पत्रकारों ने राय जानने का प्रयास किया है। आज इस देश में एक ज्वलंत मुद्दा है, एक मुद्दा उभर कर आया है। पूरे देश में जनता के बीच एक कौतूहल मचा हुआ है कि आने वाला जो 2024 है, ये 2024 में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, आगे भविष्य में चुनाव होगा कि नहीं होगा, या भारत का जो डेमोक्रेसी है इसे रहने दिया जाएगा कि नहीं रहने दिया जाएगा, भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आज एक बड़ा सवाल देश के लोगों के बीच है। हम आज जो पत्रकार भी आए हैं, आज उसी में के पत्रकार हैं। ये जूता दिखाने वाले पत्रकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री का मफलर दिखाने वाले पत्रकार नहीं है। ये जो पत्रकार है, जो देश के समस्या दिखाने वाले हैं, ये देश में इलाज से जूझ रहे लोगों को बताने वाले पत्रकार हैं। ये आज जो शिक्षा की हालात है, जो लोगों को लग रहा है कि शिक्षा बच गया है, लेकिन मैं आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं सारे जाति और मजहब के लोगों, ये बड़ी एक साजिश है इस देश में कि आपको पुनः, जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था था तो उस समय डायरेक्ट अधिकार था कि दलित पिछड़ा का बेटा गरीब का बेटा नहीं बनेगा। और आज भी चाहे झा हो, पंडित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति को हो, आज शिक्षा में इतना पैसा कर दिया गया, इतना फी बढ़ा कर रख दिया गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब आप बिल्कुल आप। तो साथियों, आज नरेला में EVM पर चर्चा है और EVM की पवित्रता पर संदेह उठ चुके हैं और लगातार उठ रहे हैं। एक बात यह भी है कि जब जो पार्टी विपक्ष में होती है तो वो EVM के खिलाफ बोलती है और जब वो सत्ता में होती है तो वो EVM को जायज ठहराती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने EVM के खिलाफ, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो अरुण शौरी हो या दूसरे उनके नेता हो सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार EVM पर संदेह जताते रहे, सवाल खड़े करते रहे हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिख दी हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है, ऐसे में लगातार लोग EVM पर संदेह जता रहे हैं, EVM पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये EVM का विरोध आज देशव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी संबंध में हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपनी बातें यहाँ रखेंगे। सबसे पहले मैं, हमारे बीच नरेश गुप्ता जी हैं जो पीपुल्स फ्रंट दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि गुप्ता जी बताइए, ये जो EVM है, ये EVM में कितनी गड़बड़ी संभव है? वैसे तो EVM एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई भी प्रोग्रामिंग संभव है। ये बात तो बड़े बड़े देश के जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग बता चुके हैं, जता चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं इस मामले में और मांग कर चुके हैं कि EVM को हटाया जाए और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और एक तथ्य यह भी है कि जिन देशों ने EVM को इजाद किया, जर्मनी जैसे देशों ने, उन देशों ने इस पर संदेह जताते हुए EVM मशीन को धत्ता बता दी, उसको दरकिनार करा दिया और वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। यानी जिन देशों ने EVM को बनाया, निर्मित किया या जो इसकी चिप बनाते हैं, वो देश अपने यहाँ
बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी ईवीएम से ही चुनाव होते हैं और ईवीएम की निष्पक्षता संदेह के दायरे में है। और लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। मैं गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, गुप्ता जी बताइए कि इस ईवीएम में कितनी गड़बड़ संभव है? क्या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होना संभव है? देखिए, मैं सभी का स्वागत करते हुए आज के इस सब्जेक्ट पर मैं पहले तो दो शब्द जो है भूमिका के रूप में कहना चाहता हूँ कि हम अगर ईवीएम को लोकतंत्र का स्तंभ मानते हैं या बैलेट पेपर को लोकतंत्र का स्तंभ मानते हैं, तो सबसे पहली तो गलती हमारी यही है कि हम चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भी बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा और ईवीएम से चुनाव कराएं तो लोकतंत्र का हरण हो जाएगा। एक तो ये धारणा ही पूरी तरह से गलत है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे यहाँ पहले देश में पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी और बैलेट पेपर क्या पूरा बैलेट बॉक्स ही ले जाते थे, उठा करके ले जाते थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जो कैप्चरिंग है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम टेक्निकल बात ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये तो जानते ही हैं कि हमारा देश जो है 100 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर, 140 में से 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी की हालत में रहते हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में भी और जेब से भी, हर तरह से पिछड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि आप अपने इर्द गिर्द जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोग जो है, आप किसी पुनर्वास बस्ती में जाइए, किसी गांव में जाइए, शराब को लेकर के पैसा, नगद पैसा लेकर के वोट डालने का चलन बहुत जबरदस्त बन चुका है। उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो कैप्चरिंग नहीं है? आपके वोट की कैप्चरिंग नहीं है? ठीक है। जब आपकी सारे वोट की कैप्चरिंग पैसे से, शराब से हो रही है तो उसमें क्या करेगी ईवीएम, क्या करेगा बैलेट बॉक्स? सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, आपका माइंड ही कैप्चर कर लिया है। यानी आपकी जो कॉन्शियस है, यानी आपका विचार नहीं है, चेतना है, जो आपकी जो चेतना ही कैप्चर कर ली गई है। तो क्या करेगा ईवीएम? यानी पहली हैकिंग यही है। पहली हैकिंग तो सबसे बड़ी यही है, यानी आपके दिमाग को हैक कर लिया गया है। आपके दिमाग को हैक कर लिया है। तो आप क्या करेंगे ईवीएम का? क्या करेंगे? यानी शराब और पैसे से सबसे पहली हैकिंग यही है कि शराब और पैसे के बल पर जिसका अपार पैसा है। एक बात है ईवीएम तो सब टेक्निकल बात है। ठीक। दूसरी बात ये है, हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हमारे अभी राजेंद्र यादव जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत बातें रखी हैं, मैं बड़ा अच्छा लगा इनकी बातें मुझे। आप ये बताइए कि संविधान के रहते रहते इस देश में तानाशाही आ गई, संविधान के रहते रहते इस देश में वर्दंशी लग जाती है। हम इसी से बचा रहे हैं, न संविधान हमें बचा रहा है, न लोकतंत्र हमें बचा रहा है। इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो ज्यादा गरीब है, उनको ना इस देश का संविधान बचा पा रहा है, न लोकतंत्र बचा पा रहा है, न चुनाव बचा पा रहा है। तो ईवीएम क्या बचाएगी? सवाल तो दूसरा है, जो सबसे प्रमुख सवाल है कि देश को चला कौन रहा है। जब हम ये बताइए, अभी हमारे पड़ोस के अंदर बांग्लादेश में चुनाव हुआ, 40% वोट पड़ा और 40% वोट के अंदर ही वो सरकार बन गई। तो क्या करेगा आपका बैलेट बॉक्स? आप बताइए, आपके पास जवाब क्या है? हमारे देश के अंदर जो है लोकसभा के अंदर 68%, 67% मुश्किल से, कई बार तो 60-62% वोट पड़ता है। यानी कि 40% वोट तो पड़ता ही नहीं है। 40% का तो कोई वो है ही नहीं। उसके अंदर बहुमत का शासन पद्धति है, जो वेस्टमिनिस्टर पद्धति बोलते हैं, जो हमने संसदीय व्यवस्था जो ली है, इंग्लैंड से जो ली है, इंग्लैंड का हमारे देश पर शासन था ब्रिटिश का। तो उस वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में यानी जिसको बहुमत मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए, तो पहले तो उसका चेतना बनी। उसके बाद मान लीजिए कि 100 वोट पड़े और 100 वोट के अंदर से जो है 8 पार्टी खड़ी है
एक पार्टी को मिल गया 16 वोट और बाकी सबको मिला 16 से नीचे वोट, तो बाकी का क्या होया? 84 वोट का क्या होया? तो 84 वोट तो जीरो हो गए। तो ये तो पहला आपका सिस्टम ही आप देखिए ना, आपके 84 लोगों का तो इसमें बहुमत ही नहीं है कहीं, वो तो अपोजिशन में है, वो तो अपोजिशन में खड़ा है। तो 16 लोग जो है बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो ईवीएम का सवाल है, ये टेक्निकल सवाल तो बिल्कुल है, मैं इसको मानता हूँ। ये जो लोग वोट देना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरी वोट कहाँ गई। आज जो सबसे बड़ा शक किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि मैंने वोट डाला है फला पार्टी को या जिसको मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरा वोट चला गया है ट्रांसफर होकर दूसरी जगह। तो ये जो पैट सिस्टम एक बना था, वीवी पैट बना था, एक बना था सिस्टम, वो भी काफी ठीक था। वो लोगों के हाथ में पर्ची उसकी आनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े सवाल हैं वो दूसरे हैं। सवाल एक तो ये है कि आप ये बताइए कि भारत देश जो है बहुत जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, इतना विशाल देश है कि आप इसके अंदर इसको आप लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसको हम भीड़ तंत्र कह सकते हैं। ये भीड़ तंत्र वाला देश है, इसके अंदर जिसकी लाठी उसकी बहस चलती है। सुप्रीम कोर्ट के से आप मालूम कीजिए, हमारे देश के कानूनों को मालूम कीजिए, हमारे देश की जो देश के अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको मालूम कीजिए। 5.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे देश के लोग कानून में विश्वास नहीं रखते। ये कानून में जो विश्वास रखने वाले लोग वहां पर इतने मुकदमे नहीं होते। हमारे यहाँ 20 साल 25 30 साल जो है वो मुकदमे चलते रहते हैं, न्याय मिलता नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अभी आपने देखा होगा 2002 का जो केस था, अभी कल ही जो आया फैसला आया है, बिल्किस बानो वाला केस जो आया है, कितना भयानक केस है। आप भी सोचिए, यानी सरेआम उसका बेइज्जती किया, उसका रेप किया और मर्डर किया, क्या क्या नहीं किया। और उसके बाद जो है उसको पूरी सजा भी नहीं मिली है, उसको पहले बीच में छोड़ दिया। और वो सरकार बिल्कुल मुंह छुपाए बैठी है, बोल नहीं है, वो जज नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बोले जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। और जो मौजूदा सरकार है उसके अंदर उसके जो समर्थक लोग हैं, जो भीड़ है, उसका भीड़ तंत्र है, वो कह रहा है ये तो गलत किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया गलत दिया, वो ये मान रहे, वो ये नहीं मान रहे। तो हमारे देश का जो भीड़ तंत्र है, देखिए एक लुम्पन वर्ग एक हमारे देश में बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल लुम्पन वर्ग जिसके पास है, जिसके पास भीड़ तंत्र है, जिसके पास ताकत है, वो सब कुछ करा लेगा, सब कुछ करा लेगा। आप ये देख, कश्मीर के मामले 370 का मामला था, आपने क्या किया? 370 के मामले में बहुत स्पष्ट रूप से था उसके अंदर कि वहां की सरकार ही फैसला करेगी कि जहाँ पर क्या लागू हो और क्या नहीं हो। हम कश्मीर वाले जो है भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे, ये कश्मीर के लोगों का हक था। अर्थात कश्मीर विधानसभा का जो था उसके बहुमत से फैसला होना चाहिए था। शराब और पैसे के बल पर कर ली जाती है। और दूसरी जो हैकिंग है, जो कहा कि टेक्निकल विषय है, ईवीएम के माध्यम से संभव है। दूसरी हैकिंग उसके बारे में कहा, और उन्होंने और भी लोकतंत्र और संविधान के प्रश्न उठाया, किस तरीके से बिल्किस बानो के केस में सरकार बेनकाब हुई है और सरकार की मिली भगत से कैसे उन रेपिस्टों को रिहा किया गया, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक मामलों को खुला छोड़ दिया कि किस तरीके से वहां 5 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के जो हक हैं, जो चुनी सरकार चाहिए थी, उसको नहीं हल होने दिया, उसको नहीं रोंदा गया और एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खुला छोड़ दिया है। अभी चलते हैं हम अगले, हमारे बीच हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी, बताइए ये जो ईवीएम के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और अन्य जो प्रश्न है हमारे सामने मुंह आए खड़े हैं कि ऐसे सवालों से हमारा ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों की ओर ले जाया जा रहा है, जिसका मैं स्पष्ट रूप से उल्लेख कर विषय में भी आपके क्या विचार? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब।
मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान ने मुझे वोट देने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? अगर मुझे वोट देने का आपने अधिकार दिया है तो मुझे ये बताओ कि मैं जो वोट देता हूं वो किसको देता हूं? मुझे जानने का अधिकार है कि नहीं है? आप नहीं, आप आम लोग जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं और देश जानता है कि मोबाइल का जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर का डिवाइस है, वही सेम डिवाइस आपका ईवीएम में डिवाइस है। और इतना मैं कह दूं, जानकारी आपको दे दूं कि कुछ दिन पहले ये भी आपको जानकारी हो चुकी है कि भारत देश में गूगल को भी हैक किया गया है। गूगल का हैक करने का पाकर प्रमाण आपको मिल चुका है, मोबाइल का आपको हैक करने का प्रमाण मिल चुका है, फेसबुक को हैक करने का प्रमाण पत्र आपको मिल चुका है, व्हाट्सएप हैक करने का आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है। फिर ईवीएम ने कहां से बच गया? उनके अंदर गुणवत्ता कहां बची? ईवीएम पर आज प्रश्न उठ रहा है और ईवीएम पर इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि ईवीएम आपके नहीं, आप नहीं बनाया, ये भारत देश के नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ने नहीं बनाया, ये आरएसएस के लोगों ने नहीं बनाया, ये ईवीएम को अमेरिका ने बनाया। और अमेरिका ने बनाया, आज अमेरिका के साथ साथ मैं कहता हूं जो भी आज जो डेवलप कंट्रियां है, प्रगतिशील नहीं, विकासशील नहीं, मैं कह रहा हूं जो डेवलप कंट्री है, आप मुझे बताइए डेवलप एक कंट्री है जो चुनाव कराता है। और कुछ दिन पहले कनाडा का एक मामला आपको बता देना चाहूंगा कि कनाडा के मामले में, कनाडा में मात्र एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया, 3 आदमी का पिटीशन था। 3 आदमी के पिटीशन आने के बाद पत्रकार साहब, तीसरे दिन बहस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि यहाँ कनाडा के अंदर अभी सवाल उठे हैं ईवीएम मशीन के बारे में, आपका क्या राय है? आप अपना परिचय भी दे दीजिएगा जरा। सबसे पहले तो मैं बबलू कुशवाहा, पूर्वांचल बिहार फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और बड़े भाई साहब अध्यक्ष हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर तमाम लोग का जो उनसे सीनियर और वक्ता लोग आए हैं। देखिए, मसला है ईवीएम। मैं एक बात फिर से दोहराना देना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा ईवीएम हटाओ के नारे से। अच्छा, आपने नारे तब्दीली ला दी है। ये लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है और ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। स्पष्ट पहले उसकी हम व्याख्या कर देना चाह रहे हैं। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है और इस उपकरण को इस यंत्र को जिस कंट्री ने बनाया वो स्वतः बंद कर दिया। जिस तरह ये मोबाइल है, आपके खाता है ऑनलाइन, आपका पैसा डालते हैं, यहाँ पर्ची मिलता है ना, आपका खाता हैक हो जाता है। पूरे भारत भर में पूरे भारत में जितने थाने हैं उसमें अलग से साइबर क्राइम का एक थाना खोला गया है पूरे जिले में। साइबर क्राइम का तात्पर्य है मोबाइल हैकिंग से, अकाउंट हैकिंग से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो ईवीएम है, इसकी हैक संभव है। हम लोग मोबाइल चले रहते हैं और मैसेज आता है अंबानी का, जियो का, एयरटेल का, आता है ना। नहीं, इसमें एक अंतर ये है कि ये हमारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें उस वाईफाई से उसके तार नहीं जुड़े हुए। जब आपका, और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि ये 100% साउंड प्रूफ है। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी खुले तौर पर ये बात को कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। जब बोलने का अधिकार हमारे छीन लिया जाएगा, चाहे हम नगण्य हो जाएंगे, तो फिर ये संसद में बैठे लोग आवारा हो जाएंगे। और आज उसी के माध्यम से हमारे देश पर खतरा है। जब पूरा देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस एवं जर्मनी जैसे विकसित कंट्री जब इस चीज को हटा दिया, ईवीएम को नकार दिया कि ईवीएम धोखाधड़ी है, तो फिर ये क्यों ललायित है? जब 140 करोड़ जनता, भारत की जनता खुले तौर पर ये कह रही है कि भाई हमको ईवीएम से वोट नहीं करना है, तो ये बरियारी क्यों थाप रहे हैं, जबरदस्ती क्यों लादा जा रहा है? और रहा बात ईवीएम की डकैती, ये खुले तौर पर पहले गोली और पिस्तौल के बल पर हमारे बूथ को लूट लिया जाता था, हमारे मतदान को डरा धमका कर अपने पक्ष में कर लिया जाता था। लेकिन आज तरीका दूसरा है। आज तरीका सिर्फ और सिर्फ है कि आपको ईवीएम के माध्यम से आपकी वोट की डकैती हो जा रही है।
अभी हाल ही में 5 स्टेटों में जो चुनाव हुई है, मध्य प्रदेश के ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट मिले हम लोग से, जो बोले कि मेरे गांव में मेरा वोट प्रतिशत, मेरे पूरे वोट एक विधानसभा में आया है 60,000 और गांव में आया है 30,000। जिसकी गांव की आबादी, जिस गांव में 5,000 की आबादी है, उस कैंडिडेट को उसी के गांव में मात्र 30 वोट आता है। तब जाकर हम लोग के बोलने की आवश्यकता पड़ती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। ये तो प्रमाणित हो गया। रहा बात, आप लोग काफी देर से ईवीएम पे चर्चा हो रही है। जब इस देश के अंदर आप देख रहे हैं 22 तारीख को राम जन्मभूमि में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा भारत राममय हो रहा है, आप लोगों को सरकार पे भरोसा ही नहीं है, आप लोग ईवीएम को लेके बैठे हुए हैं। क्या आप लोग देश हित में नहीं चाहते कि पूरा देश राममय हो जाए? यादव जी, देखिए, हम यहाँ सनातनी लोग हैं और हम सीताराम में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सारे लोग सनातन का दुश्मन है। इन्हें कोई धर्म से मतलब कौन नहीं। दुश्मन है? नहीं, जो आदमी ठेका ले लिया है, जो राम का ठेका ले लिया है, जो राम का ठेका ले लिया, तो आप पता लगा लीजिए, जनता में अगर ईवीएम नहीं होता तो ये 4 राज्यों में टिनका यानी निकल जाता, हवा निकल जाता। लेकिन राम के बगल में, अयोध्या के बगल के सीट में उनको सबक सिखाया। मऊ के बगल में मगध में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां 75,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आई, तो उनको राम याद आ गया होगा। तो आज भी मैं कहता हूं, देश की जनता सीताराम में विश्वास करती है और ये सीताराम को पीछे करना चाहता है। मेरे भाई ने, ब्राह्मण समाज का बेटा हमारे रमन झा जी ने पिछले दिन कार्यक्रम में वहां गए थे, जब जय श्री राम का नारा लग रहा है, उन्होंने कहा गलत बात है, ये भारत में जय श्री राम क्यों बोल रहे हो? ये जय श्री राम हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी विरासत नहीं है। हमारी संस्कृति सनातन है, जिसमें सीताराम का सम्मान है। ये कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। ये हमेशा सीता जैसी महिला को अपमान करने में अपना पूरा ऊर्जा लगाया है। तो ये बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, आप ध्यान दे लीजिएगा बार बार। मौर्य जी बता रहा हूं आपको पत्रकार साहब कि ये सारे लोग एक धर्म है, ये विरोधी नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और ये फायदा उठाना चाहता है। राम को मार्केटिंग कर रहा है, ये राम को मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए नहीं माफ करेगी क्योंकि ये राम भी इनसे बड़े नाराज हो गए। अब राम इनको काम नहीं आने वाले, न इन्हें राम आएंगे और न इन्हें श्याम आएंगे, क्योंकि अब देश संविधान का बनने जा रहा है। अच्छा यादव जी बताइए, आगे आपकी रणनीति क्या है ईवीएम के बारे में? नहीं, ईवीएम पे पूरा व्यापक देश सड़कों पर आ रहा है, देश को संभाल नहीं पाएंगे। हम कह रहे हैं कहीं सरकार ये बात भूल में नहीं रहे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न बन जाए, कहीं देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं हो जाए, क्योंकि देश का युवा सारे कल्याण विश्वविद्यालय से आया है मीटिंग करके और तमाम लोग योजना बना रहे हैं। तैयारी हो रही है, जंतर मंतर से शुरू करके लगभग 100 जगहों पर इस तरह से टेंट लगा के तैयारी हो रही है। और आपके नरेला में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम इसी आपके वार्ता के बाद हम तैयारी करेंगे कि नरेला में हम बैठेंगे, क्योंकि हम नरेला में जहां है वहीं से आंदोलन शुरू होगा। और इनको मैंने देखा है, इसी सिंधु बॉर्डर पर आपने वापस कराया कि नहीं कराया किसान आंदोलन से? आपने लैंड एक्विजिशन बिल वापस कराया कि नहीं? ये सरकार हमेशा बैकफुट बनाई है। इन्होंने एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं एक ही बात को आप ध्यान दीजिए, ये सरकार हमेशा ये बैकफुट पर आई है, ये हमेशा पीछे आई है, ये कभी आगे जाने वाली सरकार नहीं है। नहीं, क्या चुनाव आयोग भी चाहेगा कि ये ईवीएम से ना हो? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग, मैं कह रहा हूं मेरे पास जो शब्द है, कभी ये नहीं हो जाए कल आप कहते हैं अनपार्लियामेंट्री हो गया। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, मैं कह रहा हूं एक शब्द है, वो शब्द यही है कि उनको बिल्कुल अपने गोद में बैठा लिया, जैसे भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को जैसे कर लिया, उसी तरह लोकतंत्र काम कर रहा है। आप बोल रहे हैं टीएन सेशन जैसा क्यों नहीं है? आप टीएन सेशन जैसा आप चुनाव आयोग नहीं ला सकते। और आपकी ऐसी क्या संकट आ गई कि देश में आपने कानून ला दिया कि न्यायपालिका से जोड़ दिया और उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन का न्यायपालिका से क्या संबंध है? एक कार्यपालिका का हिस्सा। यादव जी, लेकिन जो सत्ता से बाहर है वही चिल्ला रहे, तमाम जो सांसद हैं अंदर, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि उन्हें क्या जरूरत है। हम कह रहे हैं शिक्षा खत्म हुआ, फिर भी 130 सांसद जो रिजर्वेशन से ट्राइबल वाले लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के आए हैं, उन्होंने भी कभी जवान नहीं खोला। आप मुझे बताइए, कॉलेजियम सिस्टम में जवान खोल रहे हैं? आप बताइए, देश की जो समस्या है प्राइवेटाइजेशन पर समाज खोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पर उनकी आवाज निकल रही है?
वो नहीं बातें कर रहे। तो आज चिंता इस बात की है कि जो सवाल कर रहे हैं, जिन्हें सवाल करना चाहिए था, वो आज कहां सवाल कर रहा है, और जिसे जवाब देना चाहिए था उससे कोई सवाल नहीं कर पा रहा है। मैं तो चाहता हूं आप जैसे पत्रकार सवाल करें, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, आज इस देश में बेरोजगारी कहां है, आज देश का जीडीपी कहां है, आज इस देश का दवाई कहां है, इस दवाई देश का शिक्षा कहां है, आप बताइए उसकी जरूरत है या मंदिर की जरूरत है। पर देश का 4 जस्टिस, 4 न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारत को बचाओ, भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 4 कोई ऐसा बात नहीं कि कोई जातिवादी लोग थे, ये चारों वो। आप जानते हैं कि न्यायपालिका जो रोस्टर का, जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, जो जिस पद्धत है जज बनने का, उसमें तो हम जान रहे हैं कि हमारा कोई बेटा, हमारा चाचा, हमारा खानदान, हमारा परिवार तो कोई जज बन नहीं सकता कि जो जी आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और पत्रकारिता निष्पक्ष हो। आज 90% पत्रकार उनकी गोदी मीडिया बन बैठे हैं। आज वो लोग भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाए। बड़ी खेद के साथ इस बात को आप लोग के मानचित्र के पटल पर रख देना चाहते हैं, इस देशवासियों के मानचित्र के पटल पर, कि राम को लाए हैं। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कल युग, ये उनको लाए हैं। कुछ समय बाद ये लोग कहीं चुनाव में घोषणा न करें कि ये लोग अपने बाप का खुद पैदा किए हैं। ये राम को ला रहे हैं। और इनकी इतनी लोकप्रियता यदि थी तो पिछले वर्ष 55 स्टेट में विधानसभा और निकाय की चुनाव हुए। हिमाचल में भी हुआ था, आपको यूपी में भी हुआ था, जो चौहान वहां से चुनाव जीत के उपचुनाव हुआ था। और आपका चले जाइए बंगाल में भी हुआ था। 70,000 वोट से इनकी पार्टी हार गई। वहां मुखी खानी पड़ी इनके अपने पार्लियामेंट सीट में, जहां से ये पीएम उम्मीदवार है। ये कब किसको ठगेंगे कहना मुश्किल है। हमें तो गंगा ने बुलाया है। गंगा की सफाई करने गंगा की बेटा बनकर आए थे 2014 में और 19 में, और अब राम का बेटा बनकर, राम का बाप बनकर आए हैं। हम राम को लाए हैं। ला वही सकता है जो बड़ा होता है। इस बात को काउंट करिएगा। तो अभी सभी लोगों को हमने सुना और सभी की चिंताएं यहाँ ईवीएम मशीन के बारे में है, और ज्यादातर लोगों की राय है कि ये चुनाव बैलेट पेपर के आधार पर होना चाहिए और इसके लिए एक मुहिम खड़ी करेंगे और आने वाले दिनों में ये बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम हटाओ, एक मुहिम तेज होने जा रही है। और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से हमारे देश की मीडिया को, स्वतंत्र मीडिया को, हमारे देश के चुनाव आयोग में निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए उसको, और लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी, सीबीआई जिनका जिक्र किया, आज वो जेबी सरकार की जेबी बन चुकी है और इस तरीके से देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के स्वतंत्र मीडिया को सरकार कुचल देना चाहती है। और कहीं ना कहीं लोगों की राय आ रही है कि एक निरंकुश शासन चल रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईवीएम के जरिए लोगों के अंदर एक संदेह पैदा हो गया है कि ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं ये ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं एक हैकिंग हो रही है। लेकिन कुछ हैकिंग की बात हमारे दूसरे साथियों ने ये भी जताई कि कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पर जो शराब और पैसे के बल पर भी चुनाव की हैकिंग की जा रही है। और एक सवाल और भी है कि जो सत्ता में बैठे हुए तमाम लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी जब तक बूथ के स्तर पर अपने मूवमेंट को तेज नहीं करेंगे, वो भी इस हैकिंग को रोक नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कि आने वाले समय में ये जो ईवीएम के खिलाफ है मुहिम तेज होगी और आने वाले 2024 के रण में जो विपक्ष है कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार इस देश के संविधान, लोकतंत्र और तमाम ढांचों को कुचल रही है, और सरकार जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस पर चुप है, मौन है, कुछ कहने को तैयार नहीं है, कुछ बदलने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन तेज होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।